आज हम लोग ज्यामिति के एक अहम अंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो है त्रिभुज। त्रिभुज जो है, देखिए, इसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, लेकिन देखिए जब इसको इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एंगल का मतलब क्या हुआ? कोण हुआ ना। तो हिसाब से तो इसको तो त्रिकोण कहना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रायंगल कहते हैं। अगर कहे जो ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, तो त्रिकोण मत कहिएगा, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। आइए पहले त्रिभुज के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। त्रिभुज जो है दो शब्दों से बना है, त्रि जोड़ भुज। तो जिसे समास का ज्ञान होगा वो जानते हैं जो त्रिभुज जो है वो द्विगु समास है। द्विगु समास का मतलब होता है जो प्रथम जो पद जो होंगे, ये जो त्रि देख रहे हैं, ये प्रथम पद जो होंगे वो संख्यावाचक होंगे और उत्तर जो पद होंगे प्रधान होंगे। अच्छा, और एक बात बताइए, ये जो त्रि जो है, त्रि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसे कुछ शब्द बोलिए जिसमें ये त्रि हमारा है। यहाँ देखिए, त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिफला। त्रिनेत्र मतलब तीन आंखों वाला। त्रिशूल मतलब, त्रिशूल तो आप जानते हैं जिसके तीन शूल होते हैं। और त्रिफला मतलब एक चूर्ण है जो तीनों फल को मिलाने से ये चूर्ण बनता है। तो ये त्रि का शाब्दिक अर्थ ही हो गया तीन। तो ये तीन जो है त्रिभुज में जो है, तो हम कहेंगे तीन भुजा से घिरा हुआ समतलीय क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए, ये एक क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्षेत्र को कम से कम कितनी भुजा द्वारा हम इसको घेर पाएंगे, तो हमारा वो देखिए तीन भुजा द्वारा ही किसी क्षेत्र को हम आसानी से घेर देंगे। हालांकि हम इसमें चार भुजा, पांच भुजा वर से भी हम इसको घेर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे कम जो है भुजा द्वारा अगर इसको घेरा जाएगा तो वो हमारा त्रिभुज होगा। ये जानकारी के लिए हम बताएं आपको। अब देखिए, त्रिभुज की जो परिभाषा जो है, तीन भुजा से घिरे समतलीय क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए, ए बी, बी सी, ए सी, ये भुजा हुआ, इन तीनों भुजा द्वारा एक क्षेत्र को घिरा हुआ है, समतलीय क्षेत्र को घिरा हुआ है, तो ये त्रिभुज कहलाया। एक बात याद रखिएगा, जब कोई रेखाखंड जो होंगे वो जब एक क्षेत्र को सीमाबद्ध जब करेंगे, तो उस रेखाखंड को हम लोग तब उसे हम भुजा कहेंगे। तो यहाँ पे जब ये जो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हम ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड और ए सी रेखाखंड द्वारा इसको हम घेर के रखे हैं, तो ये रेखाखंड को अब हम भुजा कहेंगे। अब आइए त्रिभुज की विशेषताएं। तो एक नंबर में देखिए क्या कहा है, त्रिभुज की बृहत्तम भुजा की लंबाई अन्य दो भुजा के योगफल से हमेशा कम होना होगा। इसको हम एक उदाहरण के सहायता से आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, एक नंबर में आइए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड द्वारा हम त्रिभुज अंकन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा बृहत्तम जो भुजा हुआ, बृहत्तम जो रेखाखंड हुआ वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो हमारा संख्या आएगा, तो बृहत्तम जो भुजा जो है उससे छोटा होना होगा। ये जो 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो गया? बड़ा हो गया ना। तो इससे हमारा त्रिभुज नहीं गठन होगा। अब इसमें देखिए, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ बृहत्तम भुजा का लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब ये 5 और 7 को जोड़िए, कितना हो जा रहा है? 12 सेंटीमीटर।
तब भी यहाँ पे हमारा ये त्रिभुज का गठन नहीं होगा, क्योंकि जो बृहत्तम जो भुजा जो है उसकी लंबाई जो होगी अन्य दो भुजा की लंबाई के योगफल के हमेशा कम होगी, बराबर होने से भी नहीं होगा। अब इसमें आइए, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो ये बृहत्तम भुजा कौन सा है? 9 सेंटीमीटर। इस दोनों को जोड़िए, कितना होगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 9 सेंटीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर से क्या है? छोटा है। तब इसका मतलब ये हमारा इस रेखाखंड द्वारा हमारा त्रिभुज का गठन संभव है। और ये जो 1 नंबर और 2 नंबर में दिया हुआ है उससे हमारा संभव नहीं है, त्रिभुज का गठन संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या रूल आया? जो त्रिभुज की बृहत्तम भुजा की लंबाई अन्य दो भुजा के योगफल से हमेशा कम होना होगा। यहाँ पे देखिए ये 8 जो है इस दोनों का योगफल 7 से क्या है? अधिक है ना, इसलिए ये अधिक है तो ये नहीं होगा। आपको ये चिन्ह होना पड़ेगा, मतलब अन्य दो भुजा जो है इसकी जो लंबाई होगा वो जो बृहत्तम भुजा है उससे बड़ी होनी होगी। दूसरा देखिए विशेषता में, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होगा। मतलब ये कोण और ये कोण, इस तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 से अधिक हो जाए या 180 से कम हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। आज हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज का भेद को समझेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसके पहले त्रिभुज के अंदर अन्य जो शाब्दिक अर्थ है उसको भी जानना जरूरी है। देखिए ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे कोणिक बिंदु 3 है, जिसे शीर्ष बिंदु भी कहा जाता है, ए बी सी। अब किसी भी शीर्ष बिंदु से उसकी जो विपरीत जो भुजा जो है उसके मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वो हमारा मध्यमा कहलाता है। जैसे ये बी सी का मध्य बिंदु अगर मान लीजिए डी हुआ, तो इसको अगर मिला देते हैं ए बिंदु से तो ये मध्यमा हुआ। अब ये ए सी का मध्य बिंदु अगर ई है, उसको शीर्ष बिंदु जो है बी शीर्ष बिंदु से अगर मिला देंगे तो बी ई मध्यमा हो गया। और ए बी के मध्य बिंदु से शीर्ष बिंदु सी को अगर मिला देंगे तो वो हमारा मध्यमा होगा। तो यहाँ पे देखिए ए डी, बी ई और सी एफ हमारा मध्यमा हुआ। और एक बात बता दे रहे हैं, ये आपको जरूरत पड़े कभी, ये तीनों मध्यमा एक बिंदु पे मिलित होगी, जिसे संगामी बिंदु कहते हैं। अब आइए त्रिभुज के ऊंचाई के संदर्भ में जानें। ऊंचाई का मतलब होगा किसी भी शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा पे अगर लंब खींच दिया जाए तो उसका ऊंचाई कहलाता है। तो ये हुआ एपी जो हुआ एक ऊंचाई हुआ। फिर देखिए ये बी बिंदु से एसी पर अगर एक लंब खींच दिया जाए तो वो ऊंचाई हो जाएगा, बी क्यू हो गया। और सी बिंदु से ए बी पर अगर लंब खींच दिया जाए वो आर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए पी, बी क्यू और सी आर हमारा ऊंचाई है। समझ में आया? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु का शाब्दिक अर्थ ही होता है समान भुजा।
तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा परस्पर समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं में हम लोग आ जाए। देखिए, पहला जो विशेषता है, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी। मतलब ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा की लंबाई हमारी बराबर होगी। ये जो आप जानते हैं आप लोग। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर होगा उतना कोण भी बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जब तीनों भुजा जब बराबर होते हैं तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 60 जोड़ 60 जोड़ 60 तभी ना 180 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक कोण जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे। समबाहु त्रिभुज की तीनों मध्यमाएं की लंबाई समान होगी। मतलब समबाहु त्रिभुज का जो भी जितने भी तीन शाब्दिक अर्थ होंगे उसमें, जैसे तीन भुजा वो भी बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों मध्यमाएं बराबर होंगे, तीनों ऊंचाई बराबर होंगे। तो यहाँ वही कहा है जो समबाहु त्रिभुज के तीनों मध्यमाएं की लंबाई समान होती है। समबाहु त्रिभुज के तीनों ऊंचाई समान होती है। लेकिन 5 नंबर जो है यही बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज ही है जिसका जो आपका मध्यमा जो होता है ना, वही उसका ऊंचाई भी कहलाता है। क्योंकि देखिए, मध्यमा आपको क्या बताए थे? मान लीजिए ये शीर्ष बिंदु ए, तो ए बी सी का मध्य बिंदु एफ है, उससे मिला देंगे तो ये ए एफ हमारा हो गया मध्यमा। और जब हम यहाँ से लंब जो खींचेंगे वो हमारा ऊंचाई कहलाता है। जब हम लंब जब खींचेंगे ना, तो ये एफ बिंदु पर ही क्या इस पर लंब खींचा जाएगा। जब हम लंब खींचेंगे इसी बिंदु पे आके, इसका मतलब है इसका जो मध्यमा बिंदु और लंब बिंदु दोनों एक ही होने के कारण क्या होता है, इसका जो ऊंचाई होगा इसका वही मध्यमा होता है। देखिए, ये वेस्ट बंगाल पश्चिमी कक्षा में एक सवाल था, जो समबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं या नहीं। तो ये जो सवाल जो है, हम समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज को कभी भी हम समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? दो भुजा हमारा बराबर होने से उसको समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। लेकिन अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा तो बराबर होते हैं ना, तो उसमें तो दो भुजा बराबर होंगे। जैसे ही दो भुजा जब बराबर होंगे तो उसको हम समद्विबाहु भी कहेंगे। अब आइए समबाहु त्रिभुज के सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए, ऊपर में देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ए इकाई लिख दिए हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की परिसीमा, समबाहु त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की परिसीमा तीनों भुजा की लंबाई का योगफल होता है। तो ए जोड़ ए तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसीलिए समबाहु त्रिभुज की परिसीमा जो होगी वो 3a इकाई होगी। इकाई का मतलब सेंटीमीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर, मीटर में दिया रहता है, मीटर हो गया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या मध्यमा, देखिए इसमें हम देखिए समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा या मध्यमा पूछे, कुछ भी अगर पूछेगा तो आप इसका आंसर बताएंगे √3/2 a, मतलब गुना भुजा इकाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा पे स्क्वायर। तो यहाँ भुजा ए माने, तो इसको साधारणतः ऐसे याद रखता है √3/4 a स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब अगर कोई सवाल सेंटीमीटर में दिया है तो उसका क्षेत्रफल अगर बताया जाएगा तो उसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आ जाए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब ही हो गया समान दो भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके विशेषता के बारे में थोड़ा जान लें। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा और दो कोण समान होंगे। देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, एक भुजा समान है। तो ये भी भुजा AC के बराबर है। और एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पे दो भुजा जब बराबर है ना तो दो कोण बराबर होंगे। वो दो कोण कौन से होंगे?
ए बी और ए सी भुजा का हम विपरीत कोण देखेंगे, तो ए बी भुजा का विपरीत कोण हुआ ए सी और ए सी का विपरीत कोण हुआ ये ए। तो वही देखिए यहाँ पे कहा है जो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा और दो कोण समान होंगे, ए बी बराबर ए सी। अब ये देखिए ये आप आसानी से समझिएगा कौन सा कोण बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ए बी सी में सी छूटा हुआ है ना, तो सी को बीच में रख देंगे तो ए सी बी, और यहाँ पे बी छूटा हुआ है तो बी को बीच में रख देंगे, कोण ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज के दो मध्यमा की लंबाई बराबर होती है। समद्विबाहु 3 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज के दो ऊंचाई बराबर होते हैं। देखिए ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी भुजा ए सी के बराबर है। मध्यमा का मतलब ही हो गया जो हमारा किसी भी भुजा का मध्य बिंदु से उसके विपरीत शीर्ष कोण को अगर मिला दिया जाए तो वो मध्यमा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये चूंकि ये ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर है, इसलिए इसमें दो जो मध्यमा होंगे यहाँ पे देखिए सी ई और सी एफ, ये दोनों बराबर होंगे। और ऊंचाई जो होंगे, ऊंचाई क्या होती है, किसी भी भुजा पर उसके विपरीत जो शीर्ष बिंदु है उससे अगर लंब खींचा जाए तो उसकी ऊंचाई होगी। तो ये जो ऊंचाई है सी क्यू और सी पी जो है ये दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। तो यहाँ हम कहने का मतलब है बराबर भुजा पे दो मध्यमाएं बराबर होंगे और दो ऊंचाई बराबर होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो असमान भुजा है जिसे हम साधारणतः आधार कहा जाता है, आधार पर जो ऊंचाई होती है और वो जो मध्यमा जो होता है दोनों एक ही होता है। मतलब मध्यमा की लंबाई और ऊंचाई की लंबाई किस भुजा पर, असमान भुजा पर या आधार पर। और एक बात याद रखिएगा, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो ऊंचाई का मतलब यही एकमात्र ऊंचाई होगा, माने असमान भुजा पर विपरीत शीर्ष बिंदु से खींचा गया जो लंब है यही ऊंचाई होगा। वहाँ पे जो ऊंचाई ये सी क्यू और बी पी ऊंचाई नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कहने का मतलब ही होता है जो असमान भुजा पर विपरीत शीर्ष बिंदु से उसमें जो लंब खींचा गया है, ये बात आप याद रखिएगा। 4 नंबर देखिए क्या कहा है समद्विबाहु त्रिभुज का, जो अभी बताएं, असमान भुजा पर मध्यमा और ऊंचाई समान होती है। अब आ जाइए, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी भुजा ए सी के बराबर है और बी सी असमान भुजा है। तो यहाँ पे देखिए जो बराबर भुजा जो है उसको हम मान लेते हैं ए इकाई, और असमान जो भुजा है उसको हम बी इकाई मान लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिसीमा हम लोग क्या जानते हैं, परिसीमा तीनों भुजा का योगफल। तो देखिए ए प्लस बी, तो ए समजातीय होने के कारण ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, अब प्लस बी इकाई। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम हमेशा बोले थे जो असमान भुजा पर जो लंब होता है वही ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे हो गया इसका फॉर्मूला √a² मतलब समान भुजा की लंबाई का स्क्वायर माइनस बी, मतलब ये बी मतलब हुआ बेस, माने आधार का आधा पे स्क्वायर, मतलब √a² माइनस b/2 पे स्क्वायर इकाई। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं, जो उसकी ऊंचाई है उसके बाहर हम b/2 लिख देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, b/2 √a² माइनस b/2 पे स्क्वायर, ये वर्ग इकाई हो गया। अब आइए विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ही हो गया, जब विषमबाहु का मतलब हो गया असमान भुजा, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसकी विशेषता में जो है कुछ इसका कोई भी चीज़ समान नहीं होता है, ना भुजा समान होता है, ना कोण समान होगा, ना मध्यमा समान होंगे, ना ऊंचाई समान होगा। तो इसलिए इसकी विशेषता को हम लिखे नहीं। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का जो बहुत मेन जो सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल जो होता है रूट ओवर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हुआ ये जो भुजा जो है ना, इस भुजा का परिसीमा निकालेगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो 2 और 3 को जोड़िए, कितना हुआ? 5। और इस 5 को जोड़िए, कितना हुआ? 5। तो जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 10 को आधा कर दीजिए तो कितना हुआ? 5। तो अर्ध परिसीमा, एस का मतलब हो गया अर्ध परिसीमा। एस का मतलब हो गया अर्ध परिसीमा। तो यहाँ एस का मतलब अर्ध परिसीमा होगा, और प्रत्येक भुजा जो है उस अर्ध परिसीमा से घटाकर उसके गुणनफल की अवस्था में लिख दीजिए, वही इसका क्षेत्रफल है। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा उस वीडियो में जो ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का जो सूत्र सब जो है, सिर्फ आप विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे ना, तो उसी से आप समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र को आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।